बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी ख़ास है और बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं जो रिवायती तौर पे ख़बरों की बात करता हूँ वो ख़बरों से हट के ज़रा ये वीडियो बड़ी मुख्तलिफ है और बड़ी अहम है क्योंकि इस वीडियो में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने जो आज नौजवानों के साथ एक इंटरेक्शन किया है कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर, उस इंटरेक्शन को मैंने अटेंड किया, मैंने देखा, मैंने सुना और वहाँ नौजवानों ने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, बड़ी अहम बातें वहाँ पर हुई, कुछ नारे भी लगे। हुआ क्या वहाँ पे, मैं सारा अहवाल आपके सामने रखूँगा। चूँकि इसमें दो तीन बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी। एक तो जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी वो जो हटाई गई, निकाली गई, उस पर बड़ी अहम बात आज पहली मरतबा की है आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने। और इंतखाबात के वाले से भी इस पर बात हुई है, फिर सियासत के वाले से, डेमोक्रेसी के वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आज हुई हैं, तो वो मैं सारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बजाय इसके कि मैं इसको एक खबर की तरह आपके साथ शेयर करूं, मैं आपको पूरा अहवाल बयान कर देता हूं ताकि आपको समझने में ज़रा ज़्यादा आसानी हो। एक मंजर कशी भी मैं कर देता हूँ पूरे वहाँ पे था क्या मंजर। और एक बहुत अहम शख्सियत, एक तीसरी बहुत ही अहम शख्सियत जो है वो भी मौजूद थी इस इवेंट में। वो स्टेज पर तो नहीं थी, स्टेज के साथ ही बिल्कुल दाएं जाने में एक बड़ी अहम शख्सियत बैठी हुई थी और मूछें उनकी काफ़ी बड़ी हैं। तो मैं ज़रा उनका भी आपको बताऊंगा कि वो कौन शख्सियत थी। तो शुरू ये करते हैं इससे जनाब के आज HEC ने बेसिकली ये ऑर्गेनाइज़ किया था। ये 2 रोज़ा इवेंट था जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर फलां 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 उन्होंने यूथ को एंगेज किया था। पूरे पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से लेके आज़ाद कश्मीर तक यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं तलबा और तलबात, उन्हें इन्वाइट किया गया था। तकरीबन कोई 2000 से 2500 के दरमियान तलबा और तलबात मौजूद थे। मेरे से 2000 के करीब हुए होंगे सारे। अच्छा, इसमें ये हुआ है जनाब के आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के साथ उनका सवाल जवाब था। तो पहले आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की। उन्होंने तकरीबन आसिम मुनीर साहब ने कोई 1 घंटा 15 मिनट, तकरीबन सवा घंटा उन्होंने गुफ्तगू की। 12:15 स्टार्ट की और 1 बजे तक तकरीबन उन्होंने गुफ्तगू की है। और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हर टॉपिक पे गुफ्तगू करने से पहले उन्होंने या उस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कुरानी आयात का और अल्लामा इकबाल की शायरी का हवाला देते रहे। और जब उन्होंने गुफ्तगू स्टार्ट की तो उन्होंने पहले पाकिस्तान के क़याम के मकसद से गुफ्तगू शुरू की। और गुफ्तगू जब उन्होंने स्टार्ट की तो उसमें उन्होंने एक वजह बताई कि भाई रियासत पाकिस्तान के क़याम का मकसद क्या था, वजह क्या थी। तो गुफ्तगू शुरू की तो आर्मी चीफ ने कहा, पहले इंग्लिश में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी मुझे ये बताएं, आप तलबा बताएं कि आप अंग्रेज़ी में गुफ्तगू सुनना चाह रहे हैं या उर्दू में सुनना चाह रहे हैं। तो नौजवानों ने ऊपर से जवाब दिया जी कि आप ऐसा करें, आप उर्दू में गुफ्तगू करें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, उर्दू में कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है, ज़रा खुल के बात होगी। तो उस पर फिर ये हुआ कि आर्मी चीफ ने रियासत पाकिस्तान के क़याम की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी रियासत पाकिस्तान क्यों कायम हुई थी, कल्चर की बात हुई। उन्होंने कहा आपको पता है कि 2 रियासतें ऐसी जो कलमा तैयबा के नाम पर कायम हुई हैं। तो उन्होंने कहा पहली रियासत कौन सी थी, तो सब बच्चों ने जवाब दिया रियासत मदीना। क्योंकि इसमें ना वो बार बार जो गुफ्तगू कर रहे थे आर्मी चीफ ना, वो जो अटेंडेंस में जो नौजवान थे वो उनसे पूछते थे, हर बात पे उनसे पूछते थे भाई आप बताएं जी ये क्या है। तो बेसिकली ये इंटरेक्शन से ज़्यादा वो एक टाउन हॉल टाइप एक वो माहौल था, लेकिन था बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, बच्चों ने कहा जी रियासत मदीना। अब आप समझ जाएं रियासत मदीना क्यों कहा उन्होंने। सब बच्चों ने कहा रियासत मदीना। तो रियासत मदीना का लफ्ज़ चूँकि इमरान खान बहुत ज़्यादा यूज़ करते, तो सब बच्चों ने कहा रियासत मदीना। तो आर्मी चीफ ने कहा जी रियासत मदीना नहीं, ये गलत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उनका मैं तस्दीक करता हूँ, ये रियासत तैयबा उसका नाम था और मदीना चूँकि शहर को बोलते हैं तो रियासत मदीना में नहीं थी। उन्होंने कहा था ये रियासत तैयबा थी और इसका दूसरा नाम यह है वो यसरब था। तो उन्होंने कहा जी देखें ये बड़ी मुमासलत है दोनों रियासतों के दरमियान कि रियासत जो तैयबा है वो भी कलमा तैयबा के नाम पे बनी, पाकिस्तान भी कलमा तैयबा के नाम के ऊपर बना। रियासत तैयबा जो है उसका जब क़याम हुआ तो उस वक़्त भी हिजरत हुई थी। जब रियासत पाकिस्तान का क़याम हुआ तब भी हिजरत हुई। उस वक़्त भी हिजरत में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। रियासत पाकिस्तान के क़याम के वक्त भी लोगों को हिजरत के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। यहाँ पे लोगों की जानें भी गई थी, लोगों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी थी, वहाँ भी कुर्बानियाँ उन्होंने दी गई थी। फिर उन्होंने कहा जी कि उस वक़्त भी जो रियासत थी, रियासत तैयबा थी, वो 27 रमज़ान को बनी थी। ये जो रियासत पाकिस्तान है ये भी 27 रमज़ान को बनी है। उन्होंने कहा जी जो रियासत तैयबा थी उसका मतलब और रियासत पाकिस्तान का मतलब, दोनों के नाम का मतलब भी एक है, पाक, पाकिस्तान, पाक, और तैयबा का मतलब भी पाक है। उन्होंने कहा जी उस वक़्त भी जो रियासत तैयबा बनी थी उसको भी अल्लाह ने ऐसे माला माल ज़खायर से नवाजा कि आज तक आप देखें सऊदी अरब की जो सरजमीन है, हजाज मुक़द्दस, वहाँ पे आज भी देखें वहाँ पे तेल और गैस के लामहदूद ज़खायर हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान को भी अल्लाह ने लामहदूद ज़खायर से नवाजा है कि ग्लेशियर से लेके आप देखें सहराओं के नीचे छुपे ख़जाने, मादनियात,
मिनरल्स, उन्होंने कहा क्या क्या चीज़ पाकिस्तान के अंदर नहीं। उन्होंने कहा जी तकरीबन 10 खरब डॉलर तक के ज़खायर पाकिस्तान के अंदर जो छुपे हुए हैं मादनियात और मिनरल्स वगैरह के, और जो कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर हालांकि वो सिर्फ 128 अरब डॉलर का है। तो उन्होंने कहा जी ये अगर हम इसको यूटिलाइज़ करें तो ये कर्जा तो क्या बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ी अमीर रियासत बन सकती है। उन्होंने कहा हाँ एक चीज़ है कि हमने हिंदुस्तान से आज़ादी तो हासिल कर ली थी उस वक्त कल्चर के नाम के ऊपर कि हमारा हिंदुओं से मज़हब नहीं मिलता था, हमारा कल्चर नहीं मिलता था, लेकिन हमने फिर वेस्टर्न तहजीब को हमने ओढ़ लिया। उन्होंने कहा जी अब देखें जी वेस्टर्न तहजीब की हम बड़ी बातें करते हैं, बड़ा वेस्टर्नाइज होने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे बड़ी बात होती है जी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो उन्होंने कहा जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने वालिदैन से उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर दें। उसमें उन्होंने कहा कि सर्टन रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, लेकिन उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, ज़रूरी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं सर्टन। तो उन्होंने कहा जी नेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस के साथ होती है जो आज़ादी ज़ाहिर राय होती है वो इस तरह नहीं होती। और फिर उन्होंने कहा ये जो देखें सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जो है ये शैतानी मीडिया, उन्होंने कहा मैं इसे कहता हूँ ये बहुत बड़ा शैतानी मीडिया है, इस पर सारा झूठ फैलाया जाता है, 95% ज़्यादा उन्होंने कहा इस पर झूठ फैलाया जाता है। और लोग जो हैं उनकी गलती है कि वो तहकीक भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि बैरूनी दुनिया में अगर आपको इस तरह का कोई गलत ट्वीट किसी के बारे में एनोनिमस अकाउंट से करे तो अगले उसके घर पहुंच जाते हैं शाम को। लेकिन पाकिस्तान में सबको आज़ादी। उन्होंने कहा ये सब पाकिस्तान में अफरा तफरी क्रिएट करने के लिए, क्योस के लिए ये सब कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए सारा झूठ फैलाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी रियासत अवाम और फौज के दरमियान वेज क्रिएट नहीं होने देंगे, इसको रोका जाएगा, इस पर हम काम कर रहे हैं। फिर बात हुई, सवाल जवाब शुरू हुए। तो सवाल जवाब में एक तो मैं आपको बताऊं कि जो सोशल मीडिया की जो है तकरीबन कोई आर्मी चीफ ने कोई 18 से 20 मरतबा सोशल मीडिया को उन्होंने मतून किया, सोशल मीडिया को उन्होंने बुरा भला कहा। उन्होंने कहा जी ये सारा शैतानी मीडिया, सारी जो फसाद की जड़ ये सोशल मीडिया लोगों के जहनों को ख़राब ये कर रहा है नौजवानों के। तो सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद आर्मी चीफ ने की है। उन्होंने अपनी एक सोच बता दी सोशल मीडिया के हवाले से, वो क्या है। तो रेगुलेशन एक तो आप तैयार हो जाए आने वाले दिनों में, बड़ी सख्त किस्म की लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी ऑब्जर्वेशन यह है कि बड़ी सख्त किस्म की सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शन जो है या कोई पाबंदियाँ पाकिस्तान के अंदर आने वाली हैं। अच्छा सवाल जवाब शुरू हुए। एक जो मैं कह रहा था आपसे कि बड़ी अहम शख्सियत एक वहाँ पे मौजूद थी और भी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के अलावा, वो वहाँ पे जो ISI में DGC हैं, मेजर जनरल जो है क्या नाम है उनका, उन्हें बस दो नाम से पुकारते, लेकिन जो DGC थे वहाँ पे मेजर जनरल फैसल नसीर, वो वहाँ पर मौजूद थे। और मेजर जनरल फैसल नसीर मुसलसल बैठे रहे, स्टेज पे नहीं थे लेकिन स्टेज के बिल्कुल राइट साइड पे जो कन्वेंशन सेंटर में जो शुरू होती है सीटिंग शुरू होती है, तो उस सीटिंग पे वो दूसरे नंबर पे जो है मेजर जनरल फैसल नसीर वहाँ पे बैठे रहे। और काफ़ी बड़ी उनकी मूछें, तो वो मूछों को ताव शाव बैठ के सुकून से वो यानी कि यूनिफॉर्म में नहीं थे, वो पैंट कोट टाई में यानी कि सूट में थे वो, और वहाँ वो बैठ के सारी तकरीब उन्होंने अटेंड की और सुनते रहे, देखते रहे सारा। अच्छा अब जब सवाल जवाब शुरू हुए तो ये सवाल जवाब का तल्लुक़ फैसल नसीर के साथ नहीं है, बाय द वे वो वहाँ मौजूद थे समझने के लिए कि भाई यूथ की आज की सोच क्या है या किसी और मकसद के लिए थी, आई डोंट नो। अच्छा हुआ ये कि सवाल जवाब जब शुरू, अच्छा आर्मी चीफ के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने तकरीबन 1.25 घंटा गुफ्तगू की, प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन कोई 15 मिनट तक उन्होंने गुफ्तगू की और फ़ौरन उन्होंने जल्दी उन्होंने रैप अप किया। उन्होंने कहा जी मैं ज़्यादा टाइम जो है वो सवाल जवाब को देना चाहता हूँ। सवाल जवाब जब हुआ उसमें एक सवाल हुआ जी कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था आज का, उसमें जिसमें ज़रा उन्होंने आर्मी चीफ ने काफ़ी खुल के बात की। वैसे तो कहा सारे मौज़ूआत पे उन्होंने खुल के बात की, लेकिन जो एक सियासी नौयत का मामला था उस पर सवाल हुआ जी कि क्यों पाकिस्तान में जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम क्यों है। तो उस पर फिर आर्मी चीफ ने कहा जी कि आप मुझे बताएं सियासी अदम इस्तेहकाम, व्हाट डू यू मीन बाय सियासी अदम इस्तेहकाम, आपकी इससे क्या मुराद है, ज़रा मुझे एक्सप्लेन करें ज़रा। तो वो बच्ची थोड़ी सी ज़रा घबरा गई, तो साथ उसकी जो दूसरी बच्ची बैठी थी उस बच्ची ने माइक लिया, उसने कहा जी कि हमारी मुराद सियासी अदम इस्तेहकाम से ये है कि मुल्क में उन्होंने कहा भी सियासी अदम मुल्क में तो इस्तेहकाम है, सारी स्टेट फंक्शनरीज काम कर रही हैं, तो कहाँ से अदम इस्तेहकाम। उन्होंने कहा जरा मुझे एलेबरेट करें आपकी क्या मुराद है सियासी अदम इस्तेहकाम से। तो उस पर साथ वाली बच्ची ने कहा जी कि अदम इस्तेहकाम से मुराद हमारी ये है कि जनाब हुकूमत को 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते। तो उस पर फिर आर्मी चीफ ने कहा जी कि अच्छा आप मैं समझाऊँ, ये जो आप 5 साल की बात कर रही हैं, उन्होंने कहा जी टेन्योर क्या 5 साल का इतना इंपॉर्टेंट है, यानी अब जुमला बड़ा गौर करें, उनका टेन्योर क्या 5 साल का इतना इंपॉर्टेंट है कि 5 साल टेन्योर पूरा करना है, चाहे उस हुकूमत में या उस पार्टी जो है वो मुल्क टूट जाए, यानी मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाए या मुल्क को बेच दिया जाए, लेकिन 5 साल जो है वो पूरे करने, 5 साल पूरे करने लाजमी है या मुल्क ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने कहा जी कि जो ये प्रोसेस था सारा,
ये एक अदम एतमाद आई थी, उसके तहत सारा कुछ हुआ और लेजिटिमेट वे में आइनी तरीक़ाकार के तहत ये सब कुछ हुआ था। हुकूमत जब चेंज हुई थी, डिसलॉज हुई थी हुकूमत पिछली, और उन्होंने कहा जी कि भारत हमारे पड़ोस में है, 13 अदम एतमाद की तहरीकें वहाँ पे आई हैं और एक साल में 3 अदम एतमाद की तहरीक जो है वो बरतानी प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ आई हैं, वहाँ पर कामयाब हुई हैं। तो उन्होंने कहा जी कि जो हमारी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है वहाँ पे तो 3-3 मरतबा एक साल के अंदर आई है, तो पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा जी होना तो ये चाहिए था कि जब वो डिसलॉज होगी गवर्नमेंट तो वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के एहतजाज करते, पार्लियामानी तरीके से एहतजाज करते, अपोजिशन में बैठ के, लेकिन उन्होंने सड़क जो है वो पकड़ ली और एहतजाज जो है वो सड़कों पर एहतजाज शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा जी कि ये काफ़ी इस पर उन्होंने बातचीत वगैरह की और उन्होंने कहा कि ये फ़ौज और अवाम के दरमियान जो वेज क्रिएट करने की कोशिश है उससे हम कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छा, फिर गज़ा से मुतल्लिक 2 सवालात हुए आर्मी चीफ से और उस पर उन्होंने रियासत की पॉलिसी वगैरह बताई कि हमने वहाँ पे हमने सफारती दबाव भी डाला काफ़ी ज़्यादा और हमने वहाँ पे मुख्तलिफ सामान वगैरह भी भेजा, तिब्बी इमदाद का सामान और बाकी सामान भी हमने वहाँ पे भेजा, जो कैंप वगैरह लगे उनके लिए जहाज़ वगैरह हमने यहाँ से भेजे। तो एक ऊपर से नौजवान ने आवाज़ मारी, सर जहाज़। उन्होंने कहा जी जहाज़ जो है, फिर एक और आयत पड़ी आर्मी चीफ ने और उन्होंने कहा जी जो जहाज़ है वो उलिल अमर की इजाज़त से होता है और उलिल अमर जो है वो आजकल पाकिस्तान में अगर देखें तो आज की हुकूमत जो है वो या रियासत है वो उलिल अमर है और इसलिए उसकी इजाज़त के बगैर, यानी रियासत जो है उसका या हुकूमत का इख्तियार है कि वो जहाज़ की इजाज़त दे सकती है, अनाउंस कर सकती है, फिर सब पे वाजिब हो जाता है। अगर रियासत इजाज़त नहीं देती तो कोई इंडिविजुअल जो है वो जहाज़ नहीं क्लेम कर सकता कि मैंने जहाज़ करना है। फिर जो ऊपर में बात कर रहा था 5 साल टेन्योर वाली, वो बात 2 मरतबा आर्मी चीफ ने आगे एक और जगह पर भी जाकर उन्होंने बात की जी कि टेन्योर वाली आप बात करते हैं मंत्रा बड़ा, तो ये मुल्क चाहे बेशक टूट जाए या मुल्क जो है टुकड़े टुकड़े हो जाए या मुल्क भेज दिया जाए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर इसके अलावा जनाब आर्मी चीफ से सवाल हुआ कि जी हाँ, एक सवाल ये हुआ जनाब कि क्यों निगरान वज़ीर-ए-आज़म से सवाल हुआ जी कि आप अभी आइन की बात कर रहे थे, आइन पे अमलदारी की बात कर रहे थे, तो ये आइन के अंदर तो आपकी 90 दिन की मुद्दत है आपकी, तो आप क्यों 5 महीने से बैठे हुए यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे आप विराजमान हैं? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अच्छा, इस सवाल का जवाब जो है वो पूछा गया था अनवारुल हक काकड़ से, लेकिन आर्मी चीफ ने इसका जवाब दिया। उन्होंने माइक खोला अपना, उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि आपने तो फिर वही सोशल मीडिया, उन्होंने कहा फिर सोशल मीडिया का मसला है कि सोशल मीडिया पे जो मंत्रा आपने पढ़ चल रहा है जनाब के टेन्योर 90 दिन 90 दिन 90 दिन, उन्होंने कहा आपने ये नहीं देखा जनाब के आइन के अंदर ये भी लिखा है कि हल्का बंदियाँ जो है वो इंतखाबात से पहले ज़रूरी है कि जब मरदमशुमारी हो जाए। उन्होंने कहा जी कि वज़ारत सूबाई हुकूमतों ने बैठ के फैसला किया था कि हल्का बंदियाँ होंगी, तो हल्का बंदियों की बेसिस पे इलेक्शन होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा जी हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात कैसे हो जाता? उन्होंने कहा सिर्फ इलेक्शन ज़रूरी नहीं, हल्का बंदियों की बेसिस पे इलेक्शन ज़रूरी है कि कहीं सीट जो है कोई किसी हल्के में 1 लाख वोटर हो, किसी में 12 लाख वोटर हो, तो उन्होंने कहा ये मुसावी तकसीम होनी चाहिए हल्कों की, तो वो हल्का बंदियाँ बड़ी ज़रूरी थी, वो भी आइन के अंदर लिखा गया है, वो भी एक आइनी ज़रूरत थी, तो कोई गैर आइनी काम नहीं हुआ। तो ये जो है इलेक्शन अगर लेट हुआ तो कोई ये बड़ी बात नहीं, ये हल्का बंदियों की वजह से हुआ, ये भी एक आइनी वजह से हुआ। तो आप जाकर आइन को पढ़ा करें, आइन का मुताला किया करें, सोशल मीडिया को ज़रा कम देखा करें। फिर सोशल मीडिया से मुतालिक उन्होंने ये भी कहा जी कि रिसर्च का ऑप्शन भी होना चाहिए, लोगों को तहकीक करनी चाहिए। फिर उन्होंने कुरान पाक की एक आयत का हवाला भी दिया कि जो बात है सुनी सुनाई बात तो आगे मत फैलाओ बगैर तहकीक के, तो उस पर फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। बता दो 18 से 20 मरतबा आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया का हवाला दिया और कहा कि ये शैतानी मीडिया है, ये झूठ फैलाता है, ये करता है, प्रोपेगेंडा करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, मुल्क में क्योस और मुल्क में अफरा तफरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने उनसे सवाल हुआ, जीबी के एक स्टूडेंट ने सवाल किया जी कि गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त क्यों नहीं दी जाती, तो आर्मी चीफ उस पर काफ़ी ज़्यादा भरम हो गए और उन्होंने कहा जी कि आप क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन सी शनाख्त आपको चाहिए? वही शनाख्ती कार्ड जो मेरे पास है वही आपके पास है, वही शनाख्ती कार्ड जिस पे मैं दुनिया में जाता हूँ वही पासपोर्ट जिसको इस्तेमाल करते हुए मैं दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, वही पासपोर्ट जो है दुनिया में आप भी लेके जाते हैं। उन्होंने कहा कि आपको किस चीज़ की शनाख्त है? उन्होंने कहा बेहतरीन दुनिया की तालीमी इदारे आपके पास हैं, काराकोरम यूनिवर्सिटी आपके पास है और जीबी में जो तालीम का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है, बाकियों से ज़्यादा है। उन्होंने कहा जी वहाँ पे तालीम बेहतर है, तो तभी वो तालीम से मुतल्लिक भी बच्चे ने सवाल किया था। फिर उन्होंने कहा जी आप किस शनाख्त की बात कर रहे हैं? आपको वहाँ पे जो किस महरूमी की आप बात कर रहे हैं, किस शनाख्त की बात कर रहे हैं? आपको वहाँ पे गंदम जो है वो 13 रुपये की मिलती है और यहाँ पाकिस्तान में लोग हज़ारों रुपये की खरीदते हैं किलो, हज़ारों रुपये की खरीदते हैं, आपको वहाँ चंद 100 रुपये की पड़ती है। तो उन्होंने कहा जी ये बातें मत करें, सियासतदानों के पीछे मत लगें,
सियासतदान अपने सियासी नारे लगाते हैं आपसे वोट लेने के लिए, उनके पीछे मत लगें और सिर्फ उनकी बातों पे ना जाए, थोड़ा अपना भी ज़रा स्टडी करें, चीज़ों की रिसर्च करें। मैंने वहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारा, मैं वहाँ की चीज़ों को जानता हूँ। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के सूबा बनने की बात कर रहे हैं, सूबा बना दिया जाए, उन्होंने कहा जी दैमूर और चलास के लोग उसे सूबा नहीं बनने देना चाहते, वो सूबे में नहीं आना चाहते, वो इस चीज़ के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा बल्तिस्तान के लोग भी शायद सूबे में ना आना चाहें, तो उन्होंने कहा ये इस तरह की बातें मत किया करें, ये सियासतदान फैलाते हैं झूठ इस तरह के और इस तरह के अपने सियासी मफाद के लिए, तो इस तरह की चीज़ों को मत सुना करें, ज़रा खुद तहकीक और रिसर्च किया करें चीज़ों के बारे से कि मसाइल हैं क्या। फिर एक मौके पे उन्होंने उनसे सवाल हुआ जी कि ये CMH और MH जो है हर जगह पे आप हर शहर में क्यों नहीं बना देते लोगों के लिए, लोगों की सहूलत के लिए। उस पर आर्मी चीफ ने कहा जी, उन्होंने कहा ये बड़ी नेशनल लेवल पे हमारी हिपोक्रेसी है, एक मुनाफकत है कि हर बंदा CMH और MH के ऊपर तनकीद भी करता है, लेकिन अपना इलाज जो है वो चाहता है कि मेरा इलाज भी CMH MH के अंदर हो। कहते हैं हर बंदा DHA पे तनकीद करता है, तंज करता है, लेकिन DHA के अंदर रहना भी चाहता है। उन्होंने कहा ये बड़ी मुनाफकत है। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये सब कुछ जो बनाया है अपने पैसों से बनाया है, हमने इस पर हुकूमत पाकिस्तान से कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए। उन्होंने कहा जी 800 अरब हम लेते हैं, उसमें से भी 400 अरब हम वापस कर देते हैं टैक्सेस में। उन्होंने कहा जी लार्जेस्ट टैक्स पेयर जो है वो इस वक्त पाक फौज है, कोई और इदारा नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो हाईएस्ट टैक्स पेयर है, वो पाक फौज का इदारा है, कोई और नहीं है। फिर उनसे 8 फरवरी के वाले से कोई बात उनसे हुई भाई कि जो आती हैं हुकूमतें आती हैं, वो लोग जो हैं वो उस तरह के हुक्मरान पहले वाले क्यों नहीं आ रहे, हज़रत उमर जैसे हुक्मरान पाकिस्तान में क्यों नहीं आते, जब आप रियासत तैयबा से मुमासले दे रहे तो उस तरह के हुक्मरान यहाँ पे क्यों नहीं आते। तो उस पर आर्मी चीफ ने कहा जी कि हज़रत उमर के दौर के जो लोग थे, जो मुसलमान थे, उस तरह के मुसलमान भी तो हमारे मुल्क में नहीं है, फिर उस तरह के लोग भी तो हमारे मुल्क में नहीं है। तो वो फिर उस दौर के लोगों की तरह के हमारे लोगों का फिर मेयार भी होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर होना चाहिए। वो कैरेक्टर उन्होंने कहा नहीं है। डिग्रियां हैं, बच्चे डिग्रियां ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन कैरेक्टर नहीं है। एक बच्चे ने सवाल किया जी हम सब कुछ पढ़ लिख के हमें नौकरी नहीं मिलती, डिग्रियां ले लेते हैं, नौकरियां नहीं होती हमारे लिए, हम कहाँ जाएँ फिर। तो उन्होंने कहा, आर्मी चीफ ने कहा जी मुल्क से बाहर ना जाए। जो माँ है अगर वो मुश्किल में होती है, वो बीमार होती है, उसको पैसे नहीं होते, या वो अगर बदशक्ल है या वो काली है, तो ये नहीं होता कि आप उस माँ को जो है वो छोड़ देते हैं। आप माँ से फिर भी प्यार करते हैं, आप उसके साथ रहते हैं। तो रियासत भी माँ की तरह है। अगर रियासत से ये सवाल ना करें कि रियासत ने मुझे क्या दिया, ये आप देखें कि आपने रियासत को क्या दिया है। फिर एक बच्ची ने पूछा जी कि हम क्या कर सकते हैं गज़ा से मुताल्लिक़। तो उन्होंने कहा जी आप गज़ा के लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं मुसलमानों के लिए कि अल्लाह उनकी मदद के लिए कोई वली भेजे, उनका कोई मददगार भेजे। तो ये मोटी मोटी बातें थी जो जनाब आज हुई हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सोचने समझने वाली हैं। फिर अफ़गानिस्तान के वाले से बात हुई कि अफ़गानिस्तान का उन्होंने कहा जी ईरान का उन्होंने वाला दिया। एक पुरअमन हमसायगी की बात हुई कि भाई हमारे हमसाए हमसे क्यों सारे नाराज़ हैं, सारे हमारे ताल्लुकात क्यों ख़राब हैं। उन्होंने कहा जी ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। उन्होंने कहा ये फिर आप सोशल मीडिया वाली बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। उन्होंने कहा भारत के भी हमसायों के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, अफ़गानिस्तान के भी ख़राब हैं। उन्होंने कहा कि आगे ईरान के भी हमसायों से ताल्लुकात ख़राब है। उन्होंने कहा अभी ईरान ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमने मुड़ के जवाब दिया उन्होंने हमें छुरा घोंपा हमारी पीठ में बैक स्टैब किया, हमने बाकी उनको पूरा जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि एक हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, लेकिन फिर भी हमने उनको जवाब दिया। उधर से कि अफ़गानिस्तान में उन्होंने कहा जी कि अफ़गानिस्तान का उन्होंने कहा मसला ही हो रहा है। उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान का उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी शहरी की मेरे लिए सिक्योरिटी, एक पाकिस्तानी शहरी की सिक्योरिटी मेरे लिए अहम है, उसकी हिफाजत अहम है, बाकी अफ़गानिस्तान बी डैम्ड, ये उनके वर्ड थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो अफ़गानिस्तान है ये इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि आज जो लोग ज़्यादा बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये अफ़गानिस्तान ही वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबरशिप या पाकिस्तान को तस्लीम करने के वाले से उन्होंने इनकार किया था। पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार करने वाला पहला मुल्क था। दूसरा उन्होंने कहा जी कि अफ़गानिस्तान ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान पर 2 मरतबा हमला कर चुका है। कायद-ए-आज़म ने एयरफोर्स के इस्तेमाल का हुक्म दिया था कि आप ये जो अटैक उन्होंने किया उस पर एयरफोर्स तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो मामलात इस वक्त ऐसे हैं। फिर इलेक्शन का उन्होंने कहा जी कि ऐसा भी एक सिस्टम होना चाहिए कि बंदा 5 साल के लिए इलेक्ट होता है और 5 साल वो आवाम को पूछता ही नहीं है। 5 साल तक लोग वोट, उन्होंने कहा जी 8 फरवरी को जमहूरियत शुरू होनी है और 8 फरवरी को जमहूरियत ख़त्म भी हो जानी है। फिर 5 साल किसने पूछते हैं आवाम को जिनसे वो वोट लेकर आते हैं। उन्होंने कहा जी 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, बल्कि फिर उन्होंने कहा जी 8 फरवरी को इंशाअल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होगा और आप लोग जाके बेहतर नुमाइंदों का इंतखाब करें। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्शन है इसमें आप चुनते हैं नुमाइंदे, तो ये भी होना चाहिए सिस्टम के भाई एक ऐसी तरमीम भी होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा आवाम को सर्व नहीं करता तो हल्के के आधे अवाम जो हैं वो उसके खिलाफ वोट दे दें, उसको डी-सीट करने का इख्तियार भी अगर हल्के के अवाम को दे दी जाए तो फिर वो बंदा भागा भागा उनके पास जाएगा, भाई आपके क्या मसाइल हैं। उनका ऐसी तरमीम तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं आनी फिर कभी भी। तो ये उन्होंने कहा। फिर एक उनसे सवाल हुआ जी कि आपने कहा कि 60 की दहाई में पाकिस्तान बहुत अच्छा था,
तो अब क्या हो गया, अब क्यों हो गया ऐसा। तो उन्होंने एक मरतबा ये भी कहा आर्मी चीफ ने कि जो सियासी जमातें मैंने सबको बड़े करीब से देखा बतौर DGMI DGISI, उनका सारी एक जैसी हैं, उनका सारी सियासी जमातें एक जैसी हैं। इक़्तिदार अगर मिल जाए तो इक़्तिदार को यानी कि उसको दबाम देने के लिए, जारी रखने के लिए वो किसी हद तक जा सकती है, और अगर इक़्तिदार में नहीं है, बाहर बैठी हैं, तो इक़्तिदार हासिल करने के लिए भी वो किसी हद तक जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, जायज़ नाजायज़। इस तरह का उनका मकसद था, मतलब था कहने का। तो उन्होंने कहा जी ये जो है ना, मैं सबको बड़ा करीब से जानता हूँ सारी सियासी जमातों को। उन्होंने कहा जी कि हर सियासी जमात में हर बंदा करप्ट भी नहीं है, सारे लोग करप्ट भी आपको नहीं मिलेंगे और सारे आपको फरिश्ते भी नहीं मिलेंगे, हर तरह के लोग होंगे। जैसी हमारी सोसाइटी है उसी को रिफ्लेक्ट करती हैं सियासी जमातें भी, हमारे इंस्टीट्यूशंस भी। जैसे अवाम है वैसे हमारे इदारे भी हैं, वैसे हमारी सियासी जमातें भी हैं, वैसे हमारे हुक्मरान भी आते हैं। तो ये आज की सारी गुफ्तगू थी। नारे लगते रहे बीच में, पाकिस्तान जिंदाबाद के, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगते रहे। एंड पे जाके जब वो सीएमएच वाला सवाल हुआ तो उस पर आर्मी चीफ ने कहा जी कि वो जिनकी अभी आप टेन्योर की बात कर रहे थे उनसे पूछे ना, उन्होंने कोई अस्पताल क्यों नहीं बनाया पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कौन सा अस्पताल बनाया है। तो ऊपर से एक नारा लगा, एक बच्चे ने लुकमा दिया कि हेल्थ कार्ड। तो उस पर जो है इस तरह की, लेकिन उस पर आर्मी चीफ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। वो एक बिल्कुल एक पासिंग एक बीच में आवाज़ आई थी जो मैंने सुनी, शायद आर्मी चीफ ने ना भी सुनी हो या सुनी हो, सुनी अनसुनी कर दी हो। तो ये सारा आज का अहवाल था। फिर अनवारुल्लाह काकड़ ने भी कुछ सवालों के जवाब वगैरह दिए। उन्होंने कहा जी ये जो लोग सोशल मीडिया पर झूठ फैलाते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, ये बड़े उन्होंने कुछ नामुनासिब अल्फाज भी इस्तेमाल किए, कहा ये बदबख्ती इन लोगों का मुकद्दर बन चुकी है। बुरा मुकद्दर, बदबख्ती, बुरा, बदबख्त कहते हैं बुरे मुकद्दर वाला, बदबख्ती इनका मुकद्दर बन चुकी है। तो ये कुछ इंडिकेशंस थे। अब समझने वाले ने, सुनने वाले ने, जिसने ये वीडियो सुनी है वो अपना अपना मतलब अपने अपने हिसाब से इसमें से एनालाइज करे। लेकिन एक चीज़ जो मैं एक पैटर्न, एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि वो यूथ जिस पे एक्सक्लूसिवली इमरान खान का क्लेम रहा है, अब उस यूथ को बाकी जमातें, बाकी लोग भी इंगेज कर रहे हैं। आज आप देखें निगरान वज़ीर आज़म चले गए उन्हें इंगेज करने के लिए, आर्मी चीफ को साथ लेकर, या आर्मी चीफ उन्हें साथ लेकर चले गए। शहबाज शरीफ को मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि वो भी पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ में यूथ के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, आदो वो अपनी ही तारीफ़ें ज़्यादा उसमें हो रही थी। फिर कल जो है DGISI ने लाहौर में यूथ के साथ इंटरेक्शन किया। तो वो यूथ जो कि इस वक्त 65% ऑफ द होल कंट्री है, वोटर लिस्टों में देखा जाए तो तकरीबन 40-45% तक हमारी यूथ का वोट बैंक है, और 2,30,00,000 यूथ तो ऐसी है तकरीबन 20% के करीब जो पहली मरतबा इलेक्शन में वोट कास्ट करेगी, और यही यूथ जो है इलेक्शन के अंदर पूरे नताइज को बदल कर रख देगी। तो इसलिए अब यूथ की अहमियत के ऊपर सारे जोर दे रहे हैं, यूथ को एंगेज कर रहे हैं। इस इवेंट के बाद जब कुछ बच्चियाँ निकली, उन्होंने मुझसे बातचीत की, हमसे पूछा कि सर हमने जो सवाल किया था ठीक सवाल किया था, हमें जवाब उसका हमें हमारे हिसाब से नहीं मिला। तो मैंने बच्चियों से पूछा भी आपकी क्या टेक है आज के इस इंटरेक्शन के हवाले से। उन्होंने कहा जी कि जो जवाब थे वो ज़रा ज़्यादा सख्ती में जवाब दी जा रही थी। कोई कहते हैं कि ज़रा थोड़ी से हार्श, और टोन ज़रा वो हार्श थी, ये टोन ज़रा सॉफ्ट हो सकती थी। हमें लग रहा था कि हम सवाल करें, हमारे से डांट पड़ रही है बड़ों से। तो बाकी ने कहा जी कि बाकी इट वाज इन्फॉर्मेटिव, इट वाज वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ये उनका था। लेकिन कहती कि मैं डांट पड़ने वाला तासुर ज़्यादा मिल रहा था, सवाल करें हमें आगे से डांट की तरह फील होती, जैसे हमें आगे से डांट पड़ रही है, जवाब नहीं मिल रहा हमें। तो डिफेंसिव वो कह रही काफ़ी ज़्यादा नज़र आई है रियासत इश्यूज़ को लेकर। तो ये अपडेट्स हैं जनाब आज की इस इवेंट के हवाले से स्पेसिफिकली। बाकी अगली वीडियो के अंदर आपके साथ खबरें शेयर करेंगे आज की जो अहम मुल्की डेवलपमेंट्स हैं। इजाज़त दीजिए, तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।